चलो फिर मैंने कोड डॉट कर लिया है, इसमें npm स्टार्ट कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ अनदर कोड, क्यों भाई? तो पहले से और क्या चल रहा है भाई? स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने इसको देखा था। क्लियर? चलो फिर। मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बना लेता हूं जिसका नाम होगा स्टेट। और एक और यहाँ पे एक फाइल आपकी क्लास फंक्शनल कंपोनेंट डॉट JSX RFC। इंडेक्स में जाके फंक्शनल कंपोनेंट आउटपुट में आपको ये आ रहा है। परफेक्ट। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है या फिर एक चीज मैं आपको करके दिखा रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। देखो, मैं यहाँ पे क्या करता हूं, एक बनाता हूं यहाँ पे लेट्स से P, और इसमें लिख दिया मैंने काउंटर। फिलहाल के लिए इसकी वैल्यू दे दी मैंने 0। मैंने एक बटन बनाया जो कि इसको इंक्रीमेंट करेगा, और मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया, लेट ए इक्वल टू में या फिर काउंटर लिख दिया इक्वल टू में 0। ठीक है। अब मैं इसको यूज करना चाहता हूं, तो यूज करने के लिए यहाँ पे कैसे लिखूंगा, कर्ली ब्रेसेस में और काउंटर। परफेक्ट है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया कॉन्स इंक्रीमेंट। मैं इसको फ्लैट एरो फंक्शन रख रहा हूं, आप इसे नॉर्मल फंक्शन रख सकते हो। और यहां लिखता हूं मैं काउंटर प्लस प्लस। ठीक है भाई। और इसको मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक में पास कर दिया इंक्रीमेंट। ठीक है भाई। अब इसको देखते हैं, मैं इसको मिडल में लेके आता हूं, तो क्लास नेम आपका ऐप। इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। मैं इसको लॉक करके भी दिखाता हूं आपको। इंस्पेक्ट। 1 2 3 4 5 6, वैल्यू तो इंक्रीमेंट हो रही है, बट यहां पे वैल्यू नहीं चेंज हो रहा। ठीक है भाई। एक्चुअली में होता क्या है, कोई भी कंपोनेंट हो, कोई भी कंपोनेंट होगा, उसको रिएक्ट में एक मैकेनिज्म है जिसका नाम है वर्चुअल डोम। वो चेक करता है। देखो, रिएक्ट फास्ट होने का कारण एक ये भी है कि रिएक्ट एक फीचर आपको देता है, इसका नाम है वर्चुअल डोम। एक्चुअली में जब आप नॉर्मल एप्लीकेशन में काम करते हो ना, मल्टी पेज एप्लीकेशन टाइप्स, जिसमें HTML CSS और JS का यूज करके आप वेबसाइट बना रहे हो, तो JS के अंदर अगर आप कुछ भी डेटा गेट करके UI में रिप्रेजेंट करते थे ना, याद है वो टॉपिक जब हमने डेटा गेट किया था और UI में रिप्रेजेंट किया था, और मैं कुछ भी चेंज करूं उसमें, मैं कुछ भी चेंजेस करूं, तो दोबारा से पूरा डॉम रिक्रिएट होता है।
एक बार जो बन चुकी है चीजें वो दोबारा से सारी क्रिएट होती हैं, और उसकी वजह से जो रिएक्ट है वो स्लो बोला जाता है। सॉरी, नॉर्मल जो डॉम है, जो जेएस की मदद से आप डॉम मैनिपुलेशन कर रहे थे, उसको बहुत स्लो ट्रीट किया जाता है। पहली बात, वो स्लो है क्योंकि दोबारा से रिक्रिएट हो रहा है, और दूसरी बात वो रिस्की भी है, उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। ठीक है भाई, बिहाइंड द सीन्स वो ट्री जो आपके पास होता है, डेटा स्ट्रक्चर वो फॉलो करता हो, ठीक है, बट वो रिस्की भी कहा जाता है। ये चीज बहुत इशू क्रिएट कर रही थी। फिर इसी चीज को देखते हुए रिएक्ट ने वर्चुअल डोम इंट्रोड्यूस किया था। वर्चुअल डोम करता क्या है, जितने भी आप कंपोनेंट बनाओगे, जितने भी आप कंपोनेंट बनाओगे, आगे फ्यूचर में स्टोर बनाओगे, जो भी काम करोगे, तो वर्चुअल डोम उन सब का क्या करता है, पहले से एक स्नैपशॉट बना लेता है। स्नैपशॉट टाइप्स कि भाई इसको एज अ एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके किसी पर्टिकुलर लोकेशन में स्टोर कर लेगा। ठीक है भाई, जितने भी कंपोनेंट होंगे 10 15 20 सबको एक मेमोरी एलोकेट कर देगा। ठीक है भाई, और बार बार चेक करेगा हर एक कंपोनेंट में जाके, हर एक कंपोनेंट में जाके कि कोई चेंज तो नहीं हुआ, कुछ चेंजेस तो नहीं हुए। ठीक है भाई, अगर चेंज होगा तो वो उसी कंपोनेंट को री रेंडर कर देता है। कंपोनेंट मतलब यूआई। अगर आपसे कोई बोलता है ना कंपोनेंट क्या है, तो कंपोनेंट इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट यूआई। ठीक है भाई, रीयूजेबल यूआई, यही तो काम कर रहा है। मान लो अगर कल को आपको प्रोडक्ट के आइटम्स थे, प्रोडक्ट के तो मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं, राइट, तो एक ही आपने आइटम का कंपोनेंट बनाया और उसको 10 बार रेंडर करवा दिया, चाहे 20 बार रेंडर करवा दियो, ठीक है, तो वो काम करता है ही। तो वर्चुअल डोम क्या करता है, हर एक कंपोनेंट को बार बार जाके चेक करता है। इसीलिए आपको आउटपुट में 2 बार दिख रहा था। पहली बार रिएक्ट वाला कंपोनेंट चल रहा था, दूसरी बार वर्चुअल वर्चुअल डोम चलता है। तो हमेशा ये 2 बार चलता है, इसीलिए रिएक्ट 2 बार चलता है। ठीक है, तो जब कभी भी आपके पास कंपोनेंट में कोई भी चेंज होगा तो उसको पता कैसे चलता है, क्योंकि वो बार बार, जो सेट इंटरवल होता है ना, सेट इंटरवल चला दिया तो बार बार एक कोड रिपीट होता रहता है, सॉर्ट ऑफ वही है। तो ये हमेशा हर एक कंपोनेंट को चेक करता रहेगा, किसी भी कंपोनेंट में कोई चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अगर हुआ है तो री रेंडर कर देगा। ठीक है भाई, क्लियर है, ऑनलाइन में क्लियर भाई? भाई मैंने उसकी बात ही तो करी ही नहीं भाई। भाई जब तक मैं पूछूं ना बताओ मत, वरना मैं पूछूंगा तो फिर बुरा लगेगा आप लोगों को। क्लियर भाई? अब यहां पर क्या हो रहा है, इस सिनेरियो को सोचो। अभी आपने लेट काउंटर इक्वल टू में 0 लिखा, ठीक है भाई, उसके बाद आपने ये फंक्शन बनाया, ये फंक्शन बनाया इंक्रीमेंट, और ये आपको रिटर्न कर रहा है यूआई को। ठीक है भाई, और उसके बाद इस पूरे को अगर आप चेक करोगे तो यहां पे क्या हो रहा है, अगर आप नोटिस करो तो ये कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वर्चुअल डोम इसको भी बार बार चेक करेगा। ठीक है, इसका पहले से स्नैपशॉट बना रखा है और बार बार चेक करेगा, और हमेशा ये कंपोनेंट को रीलोड करेगा जब आपका काउंटर की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई। बट यहां पे क्या हो रहा है, एक बार जब लोड हुआ, मान लो एक बार जब आपने इसको रीलोड कर लेते हैं, जब मैंने इस पर क्लिक किया तो वर्चुअल डोम ने इसकी डेफिनेशन को देखा, पूरी डेफिनेशन को देखा, वैल्यू चेंज हुई, बिल्कुल हुई। तो इसने दोबारा से इस कंपोनेंट को री रेंडर किया। अब किसी को दिखा नहीं, वो इसलिए नहीं दिखा क्योंकि जब री रेंडर करेगा ना तो लेट काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी सॉर्ट ऑफ। ठीक है भाई, अब ये बार बार सेम ही चीज तो दे रहा है, इसमें कोई अंतर थोड़ा ना आ रहा है। ठीक है,
क्योंकि इसमें कोई मेमोरी कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा। जेएस के अंदर एक मेमोराइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, उसको आप बोल सकते हो मेमोरी टाइप्स। तो जेएस के अंदर एक मेमोराइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है जो क्या करता है, प्रीवियस वैल्यू को स्टोर करके रखता है। ऑन चेंज पढ़ा था, है ना हमने, इवेंट हैंडलिंग में ऑन चेंज पढ़ा था। वो क्या करता था, अगर आपने कोई इनपुट के अंदर कोई वैल्यू लिखी, ठीक है, और उसके बाद जब दूसरे टैब पे गए तो अगर कोई चेंज होगा तो ही इवेंट फायर होता था। कुछ वैल्यू आपकी चेंज हुई तो वो पहले प्रीवियस वैल्यू को चेक करता था, राइट। बट यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे प्रीवियस वैल्यू नाम की कोई चीज ही नहीं, इसको ये मेमोराइज कर ही नहीं पा रहा, ठीक है। तो मेमोराइज करने के लिए रिएक्ट ने बोला मैं आपको यहां पे एक टूल देता हूं जिसका नाम है स्टेट, एक मैकेनिज्म देता हूं जिसका काम, जिसको कहते हैं स्टेट, ठीक है भाई। अब उस स्टेट को अगर मुझे फंक्शनल कंपोनेंट में यूज करना है तो मुझे यहां पे यूज करना पड़ेगा हुक। हुक क्या होता है, हुक एक बिल्ड इन मेथड होता है, ठीक है भाई। जितने भी हुक्स होंगे उनको आप फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यूज कर पाओगे। एन नंबर ऑफ हुक्स आपको मिलेंगे, एन नंबर ऑफ हुक्स, एन नंबर ऑफ, ठीक है। जैसे जैसे आप बढ़ोगे आगे कोर्स में चलोगे तो आपको हुक्स मिलेंगे। हुक्स क्या है, जो चीज आप क्लास कंपोनेंट में अचीव करना चाहते हो, ठीक है। क्लास कंपोनेंट फंक्शनैलिटी तो पहले लिखी होती है ना, हमने एक मेन क्लास बनाया, उसके अंदर फंक्शनैलिटी लिख ली, ठीक है, और उसको हम एक्सटेंड करते चले गए। जो हमने एक्सटेंड कंपोनेंट लिखा था ना, वही था वो। बट यहां पे तो ऐसा कुछ है नहीं ना, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट तो है नहीं। इसी चीज के लिए यहां पे आया हुक, ठीक है। हुक इज जस्ट लाइक अ हेल्पर मेथड बोल लो, जिसकी मदद से जो काम आप क्लास कंपोनेंट में कर रहे हो ना, वो काम आप फंक्शनल कंपोनेंट में कर सकते हो। हुक्स के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस। क्लियर, चलो जी। अब मुझे यहाँ पे हुक को बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक, क्या भाई, अभी अभी स्टार्ट किया है। अब यहां पे बात करते हैं कैसे मैं उस हुक को लिखूंगा। तो जब कभी भी कोई भी हुक को आप लिखते हो, जो हेल्पर मेथड है, हुक को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने बोला सबसे पहले हम लिखेंगे यूज। जितने भी हुक बनाओगे, बने हुए हैं, और आप खुद भी बनाओगे ना हुक, कस्टम हुक भी बना सकते हैं, और नॉर्मल हुक्स भी आपके पास बहुत सारे अवेलेबल होंगे। तो जितने भी हुक्स आप बनाओगे यहाँ पे या बने हुए मिलेंगे आपको, उनको सबसे पहले स्टार्टिंग रिप्रेजेंट करते 3 लेटर से यूज, ठीक है भाई। उसके बाद मेरे को स्टेट को यूज करना है ना, तो स्टेट, और फिर फंक्शन को कॉल कीजिए, ठीक है भाई। ये है आपका हुक, इसको बोला जाता है हेल्पर मेथड। अगर आपको हुक को यूज करना है तो आप फंक्शनल कंपोनेंट में ही यूज कर पाओगे, आप इसको क्लास कंपोनेंट में यूज नहीं कर सकते। क्लियर भाई, ऑनलाइन में क्लियर, यहां तक क्लियर भाई, ऑनलाइन में यहां तक क्लियर। जो चीज बता रहा हूं, जो भी पॉइंट आपको लगे ये लिखने वाला लिखते रहना, ठीक है भाई। उसके बाद अब जैसे मैंने जैसे मैंने काउंटर की वैल्यू 0 दी थी, राइट। तो जो स्टेट है उसको मैं करंट वैल्यू, एक वैल्यू, इनिशियल वैल्यू देना चाहूंगा, ठीक है। क्लियर, क्योंकि अगर मैं ऐसे दूंगा तो काउंटर को यहां पे जो मिलेगा वो अनडिफाइंड मिलेगा, और अनडिफाइंड में अगर मैं प्लस 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 करूंगा तो क्या आएगा आंसर, नॉट अ नंबर, राइट भाई। तो मैं इनिशियल वैल्यू यहां पे देता हूं 0। क्लियर है, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर है भाई सबको। चलो, अब मैंने इसको सेव किया। मैं अभी फिलहाल को इसको नहीं दिखाता क्योंकि यहां पे एरर आएगा अभी। मैं इसको यहां पे लॉक करके दिखाता हूं काउंटर को, ठीक है।
ओके, इसको मुझे इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, सॉरी। अगर आपको यूज करना है हुक को, जितने भी फंक्शनैलिटीज अवेलेबल, जितनी भी फंक्शनैलिटीज अवेलेबल है रिएक्ट की, वो सारी रिएक्ट पैकेज के अंदर अवेलेबल है। किसके अंदर अवेलेबल है? रिएक्ट पैकेज के अंदर अवेलेबल है। तो अगर आप चाहो हुक को यूज करना है तो ऐसे लिखो रिएक्ट डॉट, ठीक है भाई। इसको रीलोड करता हूं, या तो अगर आप चाहो तो इसको कर्ली ब्रेसेस और यूज स्टेट, और यहां पे इसको लिख लिया, ठीक है भाई, क्लियर? कोई डाउट यहां पे? अब जो ये हुक था ये रिटर्न कर रहा था एक एरे। क्या कर रहा था? एक एरे। और एरे के अंदर दो आपके पास इंडेक्स, 0 और 1 इंडेक्स, दो आइटम, 0 और 1। 0 पे मिलेगा आपको वैल्यू, 0 पे आपको क्या मिलेगा? वैल्यू। तो एक काम करता हूं मैं, इसको हटा के यहां लिखता हूं 0, ठीक है भाई, क्लियर है? अब मैं यहां पे इंक्रीमेंट के टाइम पे लिख दूंगा 0, ठीक है, और यहां पे लिख देता हूं आपका 0। परफेक्ट, क्लियर। अब इसको मैंने सेव किया, इसको रीलोड करते हैं। यहां पर तो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, लेकिन यहां पे चेंज नहीं हो, ठीक है। याद रखिएगा हुक्स आर इम्यूटेबल, सॉरी, स्टेट इज इम्यूटेबल, म्यूटेबल नहीं, ठीक है। स्टेट की वैल्यू तो चेंज हो रही है, लेकिन कभी भी इससे यूआई में चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है भाई, क्लियर। तो अगर आपको इसको चेंज करना है, वैल्यू को अगर आपको चेंज करना है, तो पहला तो आपको मिलता है वैल्यू, और दूसरा क्या मिलेगा आपको? फंक्शन। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो? वैल्यू को चेंज कर सकते हो। हम डायरेक्टली वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, चेंज हो भी जाएगा ना तो वो यूआई में कभी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्लियर? कोई डाउट? अब मैं यहां चलता हूं और यहां पे मैं इसकी जगह पे लिखता हूं आपके पास काउंटर 1, कॉल किया फंक्शन, इस तरीके से कॉल फंक्शन करेंगे, और मैं जो भी काउंटर की प्रीवियस वैल्यू होगी उसमें प्लस प्लस कर देता हूं, यहां पे +1 लिखता हूं, अभी यहां पे ऐसा लिखा, ठीक है भाई, यहां पे इतना लिखा, इसको रिलोड किया। इसके अंदर आपको मिलेगा फंक्शन, जो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उसको मैंने कॉल किया और वैल्यू मैंने पास कर दी, पहले जो काउंटर की वैल्यू थी उसमें एक प्लस कर दिया। तो पहले 0 थी तो 1 हो जाएगा, फिर 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर है? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर, ठीक है। बट यार यहाँ पे ना ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मजा नहीं आ रहा, सही से हमें रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो नॉर्मली आप करोगे इस तरीके से कभी भी कोड नहीं करोगे आप, ठीक है। दिक्कत का विषय हो जाएगा, फ्यूचर में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, 0 1 करते रहो इंडेक्सिंग। तो हम क्या करते हैं, जो भी आपको यहां पे मिलता है इसको डी स्ट्रक्चर करते हैं। बताया था ना, डी स्ट्रक्चरिंग जो असाइनमेंट था वो इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे ज्यादा रिएक्ट में वो और रेस्ट ऑपरेटर, स्प्रेड ऑपरेटर बहुत यूज होता है। तो यहां पे मैं करता हूं डी स्ट्रक्चरिंग। तो पहले में आपको पहला जो मिलेगा वैल्यू वो आपको काउंटर में मिल जाएगा। मैं इसको क्लोज करता हूं, अब इसको भी क्लोज, और यहां पे वैल्यू परफेक्ट 0 आ गया। अब मैं यहां पे क्या करूंगा,
एक दूसरा वेरिएबल भी बनाऊंगा और उसको मैं नाम दूंगा, ये कन्वेंशन है, ये जो मैं बता रहा हूं दिस इज कन्वेंशन। आप चाहो तो कुछ भी नाम दो, लेकिन जो कन्वेंशन क्या बोलता है, सबसे पहले लिखो सेट, उसके बाद जो आपने स्टेट का नाम दिया है उसको लिखो। तो लिखो मैंने काउंटर, जो मैंने यहां पे नाम दिया है ना उसी को यहां पे दो, ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कतें नहीं आएंगी। आप सही से एनालाइज कर पाओगे कि ये जो आपके पास काउंटर है, इसके जो ये वैल्यू है इसको होल्ड करने के लिए है, और ये जो आपके पास है इस वैल्यू को चेंज करने के लिए है, जो कि मेथड दे रहा है आपको, फंक्शन दे रहा है। ठीक है भाई, क्लियर? एक फंक्शन रिटर्न। तो यहां पे आप डी स्ट्रक्चरिंग में, ये हमेशा आपको दो ही देगा। फ्यूचर में हम इसको अपने आप कस्टम भी बना सकते हैं। कस्टम कुछ नहीं होता, होगा इंटरनली यही स्टेट ही यूज करोगे, बट आप अपने तौर पे बना सकते हो। क्लियर? चलो जी, अब मैंने यहां पे लिखा दूसरे में सेट काउंटर, सेव करता हूं, आउटपुट देखिए, दूसरे में क्या आ रहा है, फंक्शन ना, 1 सेकंड में भी आ रहा है। ओके, तो आपके पास पहला, आपके पास क्या आ गया, इसको जो होल्ड कर रखा है वैल्यू उसको गेट करने के लिए है, और दूसरी वाली वैल्यू जिससे चेंज होगा। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां लिखता हूं आपका सेट काउंटर, और उसके बाद काउंटर +1, है ना? अब बड़ा अपीलिंग लग रहा है, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। रिलोड किया, मैं इसको क्लोज कर लेता हूं क्योंकि अब इसको मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं है। इसे रिलोड करा,
परफेक्ट है, ठीक है। तो जितने भी आप वेबसाइट में जब बनाओगे ना आप, या फिर कोई भी कोड देखोगे रिएक्ट का, तो उसमें जब यूज स्टेट को यूज करते हैं तो इस तरीके से ही लिखते हैं, ठीक है। ऐसे हम नहीं लिखते हैं। ये बताने के लिए था मेरा कि वैल्यू जब रिटर्न होती है, ये जो रिटर्न करेगा वो एरे करेगा, उसमें जीरो इंडेक्स में आपको एक्चुअल में वैल्यू मिलेगी, और फर्स्ट इंडेक्स पे आपको क्या मिलेगा, फंक्शन, जो कि इस स्टेट की वैल्यू को चेंज करने में मदद करेगा। अब क्या होगा, अब ये समझो। जब आपके पास इस तरीके से आप कोड लिखोगे तो ये क्या करेगा, प्रीवियस वैल्यू को मेमोराइज करेगा। क्या करेगा, प्रीवियस वैल्यू को मेमोराइज करेगा। और प्रीवियस वैल्यू को अगर मेमोराइज करेगा तो जब कंपोनेंट दोबारा से रीलोड होगा, री रेंडर होगा, तो जो प्रीवियस वैल्यू थी वो स्टेट के अंदर वैल्यू आ जाएगी। जो प्रीवियस वैल्यू, जैसे काउंटर की पहले वैल्यू 0 थी, फिर 1 हुई, तो कंपोनेंट रीलोड हुआ, तो रीलोड होते समय तो वैल्यू तो आपने 0 डाली थी यहाँ पे, तो दोबारा से 0 आनी चाहिए, राइट। तो वो क्या करेगा, वो वाली वैल्यू जो प्रीवियस वैल्यू थी, जो 1 बन चुकी थी, वो इसको पास कर देगा। क्लियर। और इसे कहते हैं मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन ऐसे कुछ टॉपिक है जीएस के अंदर, घर जाके स्टडी कर लीजिएगा, मिल जाएगा। क्लियर भाई, कोई डाउट। डॉम तो एक बार चलेगा इसका, जब रिलोड करोगे, उसके बाद वर्चुअल डोम ही चलता है, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट भाई किसी को, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर है। कोई भी डाउट हो आपको, क्लियर। तो अभी जितना मैंने यहां पे लिखा है इसको लिखिए।
डन भाई, लिख लिया? ऑनलाइन में सबने लिख लिया भाई? क्लियर है? ऑनलाइन में लिख लिया भाई सबने? चलो भाई, अब यहाँ पे हम देखो, जो मैंने स्टेट को लिखा है, वैल्यू जो चेंज कर रहा हूं, इसको करने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका तो यही था, ये फर्स्ट तरीका था। दूसरा तरीका आपके पास है, उसमें मैं क्या लिखूंगा, सेट काउंटर और काउंटर प्लस प्लस। ठीक है? क्लियर है? सेव किया, आउटपुट अब देखना। क्यों? वाई? क्या है? पोस्ट फिक्स है, तो उसमें पहले क्या होता है, प्रीवियस वैल्यू आउटपुट आती है ना, तो एक बार क्लिक किया तो टू चला गया, तो टू तो पहले से ही है। जब दो बार क्लिक किया तो टू के बाद थ्री हुआ, तो वो वैल्यू आई। तो इसीलिए यूज इसको करते ही नहीं है हम, एज अ डेवलपर, रिएक्ट डेवलपर हम इसको यूज नहीं करते। ठीक है भाई? एरर वैरर कुछ नहीं देता। हाँ। फिर तीसरा पॉइंट, इसी का उल्टा देख लेते हैं, प्लस प्लस काउंटर। इसको भी देखते हैं, इस परफेक्ट। ठीक है? क्लियर? तो ये तीसरा तरीका हुआ। चौथा तरीका है कॉल बैक। इसमें आप पास करोगे एक कॉल बैक फंक्शन। ठीक है भाई? तो यहां पे आपको मिलेगा प्रीवियस स्टेट की वैल्यू, काउंटर की जो वैल्यू है, ये जो आप यहां पे लिखोगे, लत से लिखा आपने प्रिव वैल्यू, तो ये जो वैल्यू आपको मिलेगी ना, ये मिलेगी इसकी वैल्यू। ठीक है? आपको यहां पे काउंटर लगाने की जरूरत नहीं इस केस में, ये ऑटोमेटिकली एसोसिएटेड रहेगा और उसी की वैल्यू को आपको निकाल के देगा। ठीक है? अब यहां पे आपको क्या लिखना है, प्रिव वैल्यू प्लस वन, लेट्स से कुछ भी लिखिए आप, इसको लिखना, इसको लिखना, इसको लिखना, इसको कुछ भी लिखिए, डजेंट मैटर। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि आपको इसको बार बार यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? क्लियर? इसको बहुत ज्यादा यूज होता है, अभी तो नहीं करेंगे, अभी डायरेक्टली वैल्यू पास कर देंगे, फ्यूचर में देखेंगे इसे। ठीक है? जब ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट आएगा ना, तब देखेंगे इसे। क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर है? कोई डाउट? किसको? वही होता है भाई रिकर्जन का मतलब भी। ठीक है? लिख लीजिएगा इसको, हमेशा याद रखिएगा कि सेट काउंटर को आप बाहर यूज नहीं कर सकते, ऐसे यूज नहीं कर सकते। ठीक है भाई? जो भी सेट काउंटर को यूज करना है, आपको फंक्शन के अंदर यूज करना है, या आप यहां पर भी कर सकते हो। ठीक है भाई? लेकिन आप डायरेक्टली इसको यूज नहीं कर सकते, ये रिएक्ट की फंक्शनैलिटी के खिलाफ है, उसको यूज करना डायरेक्टली।
डन भाई? डन? क्लियर भाई? यहां तक क्लियर है? लिख लिया भाई ऑनलाइन में? यस। परफेक्ट, लिख लिया ना? क्लियर? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो मैं आपको यहाँ पे स्लो जितना पढ़ा रहा हूं ना उतना इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज को समझो। ठीक है भाई? ये आपका थर्ड पिलर है रिएक्ट का। पहला पिलर है आपका कंपोनेंट, दूसरा पिलर है प्रॉप्स, तीसरा पिलर ये है। कोई भी आप कंपोनेंट बनाओ, कोई भी कुछ भी करो, ये तीन चीजें कहीं ना कहीं तो यूज हो रही होंगी, हो रही होंगी और होती भी हैं। ठीक है भाई? क्लियर? अब हम बात करते हैं इसके बाद आगे का पार्ट। इसको मैं क्लोज कर देता हूं, इन सबको मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है भाई? अब मैं इसको कॉपी करता हूं, पहले वाले को मैंने कॉपी किया और यहां जाके पेस्ट कर दिया, राइट? अब मैं यहां पे काउंटर को लॉक कर दूं। ठीक है? अब आउटपुट देखें। क्या आ रहा है? यहां 0 वहां 1। क्या हो रहा है? ये प्रीवियस वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, और प्रीवियस वैल्यू को तभी प्रिंट करेगा जब ये एसिंक्रोनस होगा। ठीक है? तो स्टेट्स आर एसिंक्रोनस। ठीक है भाई? क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? आप कुछ महान हस्तियां ये बोलेंगी, अगर सर एसिंक्रोनस है तो लगाओ एसिंक, है ना भाई? अवेट, यहां पे आपको कुछ देखने को मिलेगा। अवेट हैज नो इफेक्ट ऑन द टाइप ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है? एसिंक अवेट ओनली एंड ओनली प्रॉमिस पे वर्क करता है। ठीक है? और ये प्रॉमिस थोड़ना है ना? जो आपका ये वाला फंक्शन है, मैं इसको हटा देता हूं और मैं यहां पे आपको लॉक करके दिखाता हूं। सेट काउंटर, यहाँ पे आपको ये आपको कुछ वो दिख रहा है प्रॉमिस टाइप का? नहीं है। क्लियर? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? कोई डाउट? तो प्रॉमिस जो आपके पास स्टेट्स आर एसिंक्रोनस। ठीक है? ये याद रखिएगा, उसके बिहाफ पे आप वर्क कीजिएगा। क्लियर? चलो अब ये तो हो गया एसिंक्रोनस का टास्क। ठीक है? मैं यहां पे लिख देता हूं स्टेट्स आर एसिंक्रोनस। ठीक है भाई? एसिंक लिख दिया, एसिंक्रोनस हुई। उसके बाद नेक्स्ट है कि मैं इसे पेस्ट किया, मैं मल्टीपल टाइम कर रहा हूं। ठीक है भाई? मैंने इसको कितनी बार लिखा है? टोटल 5 बार लिखा है। क्लियर? अब इसको रीलोड करते हैं। पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूं, हटा ही देता हूं, कोई जरूरत है नहीं इसकी। 5 कितना होना चाहिए था? इसको 5 5 बार प्लस होना चाहिए था ना, है ना? हुआ कितनी बार है? 1 बार। ऐसा क्यों? वो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्वेश्चन राइज होता है ना? क्योंकि क्योंकि सर वो लास्ट वाले वैल्यू को सेट करेगा ना, वो बार बार उस वैल्यू को रिप्लेस कर रहा है। ऐसा क्यों?
सर जो लास्ट वैल्यू है, जैसे कि मान लीजिए कि हम A = 10 कर दे, फिर नहीं जाके A = 20 ऐसा कर दे, तो क्यों? ओवरराइट करेगा ना वैल्यू। ओवरराइड कर रहा है, आपकी बात सही है, बट वाई? ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे बिहाइंड द सीन्स यूज हो रहा होगा? ऑब्जेक्ट, जो भी चीज आप जेएस में यूज करते हो वो बिहाइंड द सीन्स कहीं ना कहीं पे ऑब्जेक्ट रीड करता है। और अगर आप इसको देखोगे तो इसका क्या बना होगा, एक ऑब्जेक्ट। सेट काउंटर को आप 5 बार यूज करो कि एक, हमेशा ये लास्ट वाली वैल्यू ही प्रीवियस वैल्यू को ओवरराइट कर देती है। तो ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, यहाँ लिखा मैंने 3, यहाँ लिखा मैंने 4, यहाँ लिखा मैंने 5। ठीक है, पहले मैं इन दोनों को देखता हूँ कितना हो रहा है। 2 बार। अब मैं इसको क्लोज करके इसको ओपन करता हूँ। 3 बार। 4 बार। 5 बार। तो प्रीवियस वैल्यू को क्या कर रहा था, ओवरराइट कर रहा था। ठीक है, इसको रिएक्ट में बोला जाता है स्नैपशॉट। ठीक है, जब वो मेमोरी बनाता है, जितने भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी फिक्स पोजीशन पे जाके स्टोर कर देता है। वर्चुअल डोम बार बार वही तो चेक करेगा, और इन दी फॉर्म ऑफ क्या करेगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, कब? स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में 0 तो होगा। ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर भाई? कोई डाउट किसी को? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर है? ओवरराइट हो गया भाई। ऑब्जेक्ट के अंदर एक दो की है तो। अच्छा अच्छा, 5 ने कर दिया। हाँ भाई, क्लियर? कोई डाउट? कोई भी डाउट हो किसी को, इसको स्नैपशॉट बोला जाता है। जो भी आपका फंक्शन होता है वो इंटरनली ऑब्जेक्ट ही है। फंक्शन भी ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है भाई, तो जो भी उसके अंदर जो भी चीज है, की वैल्यू पेयर है, जब ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हो देखा होगा आपने, तो उसमें वो किस में कन्वर्ट होता है, ऑब्जेक्ट में ना, मेमोरी फेज में। फिर कोड फेज जाता है, वहां पे उसे मेमोरी मिलती है ना। क्लियर? तो ये वो वाला पार्ट। ठीक है, चाहे 10 बार लिखो चाहे 15 बार लिखो, चलेगा 1 बार। अगर आप सेम यहाँ पे उसको लिख रहे हो, ठीक है, स्टेट को लिख रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट को लिख रहे हो तो चलेगा, वो तो डेफिनेटली चलेगा तब, क्योंकि अलग है। लेकिन अगर सेम को ही कर रहे हो तो वो 5 बार लिखो, 10 बार लिखो, 15 बार लिखो, जो सबसे लास्ट वाला होगा वही चलेगा। ओके, क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? डन है? हाँ भाई, हर कुछ ऑब्जेक्ट ही है जावास्क्रिप्ट, कुछ भी ले लो। जो तुम HTML में लिखते हो ना कोड, वो भी इंटरनली जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है। तभी तो डॉम मैनिपुलेट होता है। कोई बोलता नहीं होता, बोला ठीक है, V8 इंजन को हटा दे, चल जाएगा ब्राउजर में तो। HTML तो है, HTML में कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्ट में, तभी तो डॉम मैनिपुलेट होता है। उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, डॉक्यूमेंट। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर? क्लियर भाई? परफेक्ट है, क्लियर है? तो जब कभी भी आप किसी भी कंपोनेंट के अंदर स्टेट बनाते हो और उसे मैनिपुलेट करते हो, तो कंपोनेंट में चेंजेस, अगर इसको कंपोनेंट को री रेंडर करना है तो आपको कंपोनेंट स्टेट चाहिए होगा ना, री रेंडर के लिए। ये काम प्रॉप से भी कर सकते हो, प्रॉप्स में, लेकिन जो प्री पेरेंट वाला होगा कंपोनेंट, उसमें भी स्टेट होना कंपलसरी है। ठीक है, तो भाई उस केस में क्या होगा कि भाई स्टेट ही है जो कंपोनेंट को री रेंडर करने में मदद करता है, बाद में स्टोर पढ़ोगे वो भी करता है। ठीक है भाई?
तो अगर आपके पास किसी भी कंपोनेंट के अंदर स्टेट है, उससे कुछ मैनिपुलेशंस हो रही हैं, तो उस कंपोनेंट को बोला जाता है कंट्रोल्ड कंपोनेंट। ठीक है, ऐसे कंपोनेंट जिसमें हम कोई स्टेट को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे कंपोनेंट्स में स्टेट को मेंटेन ही ना करो आप, तो उस कंपोनेंट को बोलते हैं अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। क्लियर? कोई डाउट? क्लियर है? स्टेट को मैनेज करोगे तो आपको फायदा ज्यादा मिलेगा। ठीक है, जो री रेंडरिंग कैपेबिलिटीज है ना, उस पर ज्यादा फोकस होगा। बट अगर आप स्टेट को मेंटेन नहीं कर रहे, स्टेट इस आगे फ्यूचर में स्टोर ही पढ़ोगे, वो दोनों एक ही है। जो आप यहाँ पे स्टोर को, जो स्टोर में आपके पास होता है, स्टेट जो मैनेज कर रहे हो कंपोनेंट के अंदर कर रहे हो, तो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है, इन हाउ मेनी वेज यू कैन मैनेज द स्टेट। ठीक है, तो स्टेट को मैनेज करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है कंपोनेंट वाइज स्टेट मैनेज करना, सामने एक कंपोनेंट वाइज स्टेट मैनेज करना, एक ऐप वाइज स्टेट मैनेज करना। ठीक है, ऐप वाइज स्टेट मैनेज करना वो हम बाद में पढ़े। ठीक है, एक था अर्पित ने बोला था ये, कि उससे पूछा था कि स्टेट कैसे मैनेज करोगे, बोला कंपोनेंट वाइज करेंगे। उसने ग्लोबल नहीं पढ़ा था उस टाइम पे, उसका इंटरव्यू सिलेक्ट हो गया, लेकिन बस पैसों की बात आई तो छोड़ दिया उसने। क्लियर? कोई डाउट? तो आप जो अभी काम कर रहे हो, जो स्टेट को मैनेज, जो आप जो भी वैल्यूज को मेंटेन कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो ना, ताकि उससे री रेंडरिंग हो सके, वो स्टेट कहलाएगा। और यहाँ पे जो स्टेट को मैनेज कर रहे हो कंपोनेंट वाइज कर रहे हो। ठीक है, आपने 10 कंपोनेंट बनाए और 10 कंपोनेंट में आप यूज स्टेट कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो हर एक कंपोनेंट में अलग स्टेट मैनेज होता है। ठीक है, हर एक कंपोनेंट के अंदर अलग स्टेट मैनेज होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक स्टेट बना लिया तो इसको मैं मल्टीपल में यूज कर सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं। मैं अगर इस स्टेट को मैनेज करना चाहता हूं तो मैं इसी कंपोनेंट के अंदर मैनेज करूंगा, किसी और के कंपोनेंट के अंदर मैनेज नहीं करूंगा। क्लियर? नहीं वर्क करेगा। यूज स्टेट आपका वर्क करेगा फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, इसको आप क्लास कंपोनेंट में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर? जितने भी हुक्स होते हैं ना भाई, उन सबको आप यहां पे फंक्शनल कंपोनेंट में यूज कर सकते हो। फ्यूचर में अपना खुद फंक्शनैलिटी बनाओगे। ठीक है, दूसरी बात, क्लास कंपोनेंट को इतना एम्फसाइज नहीं करता रिएक्ट, बिकॉज ऑफ हुक्स। ठीक है, जो काम क्लास कंपोनेंट में फंक्शनैलिटी आपको देनी पड़ती है, कंपोनेंट में जाके देनी पड़ती है, उसको एक्सटेंड करते हो, राइट, फिर यूज कर पाते हो, तो यहां पे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया इसने। ठीक है भाई, क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? परफेक्ट है। क्लास कंपोनेंट देखे आप, क्लास कंपोनेंट देखे भाई, यहां तक क्लियर है भाई सबको भाई? यस। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका हो गया फंक्शनल कंपोनेंट में कैसे स्टेट को मैनेज करोगे। इससे अगर प्रॉब्लम यूज करके दूसरे कंपोनेंट में चेंज कर सकते हैं, अगर वहां पे नहीं, चेंज करोगे इसी कंपोनेंट में, इसी कंपोनेंट में सारा कुछ मैनेज यही करेगा। ठीक है, क्लास कंपोनेंट। नहीं तो अगर ऐसी फंक्शनैलिटी अगर दे दी जाती तो ग्लोबल स्टोरेज मैनेज वो आता ही नहीं फिर वहां। लिनक्स के अलावा कुछ और है उसके लिए? फ्लक्स है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई है, फ्लक्स भी है, एक और भी है, मेरे को याद नहीं है, लेकिन एक और है, बहुत सारे हैं। हाँ हाँ हाँ, उसके लिए ये है ना बाबा, कंपोनेंट बना रखा है ना, क्लास बन रखा है ना, तो यहां से उसकी फंक्शनैलिटी एक्सटेंड हो रही है ना।
वहां पे कुछ नहीं हो रहा ना, ठीक है, क्लियर। तो सेम फंक्शनैलिटी हम यहाँ पे भी देते हैं, एक पैराग्राफ, काउंटर, वैल्यू 0, मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया और यहाँ लिख दिया मैंने इंक्रीमेंट, ठीक है भाई। अब मुझे यहाँ पे स्टेट बनाना है, स्टेट के बारे में तो पता चल चुका है ना आपको, अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे बताता हूँ यूज कैसे करेंगे स्टेट को, ठीक है, दैट्स इट, क्लियर। सबसे पहले मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, अगर आपको स्टेट यूज करना है तो यूज करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर को, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड करूंगा, ठीक है भाई। अभी जो कंस्ट्रक्टर चल रहा होगा किसका चल रहा होगा, कंपोनेंट क्लास का। अगर मैं यहां पे लिख दूं कंस्ट्रक्टर, ठीक है भाई, क्लियर, तो अब क्या हो रहा होगा, कंस्ट्रक्टर ओवरराइड, ठीक है भाई, क्लियर है। चलो सेव किया, इसमें गए और यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट की जगह इसको मैं क्लास कंपोनेंट लिखता हूँ, और इसमें इसको क्लोज कर लेता हूँ, इसको क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पे आ रहा है एरर, जब कभी भी आप किसी भी कंपोनेंट जो कंस्ट्रक्टर है, एक कंपोनेंट से दूसरे एक क्लास से दूसरे क्लास का इनहेरिट करते हो, पेरेंट क्लास में भी हमने कंस्ट्रक्टर बना रखा है और क्लास चाइल्ड क्लास में भी कंस्ट्रक्टर बना रखा है, तो इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग, राइट। तो उस केस में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि किसका कंस्ट्रक्टर यूज किया जाए ऑन द स्पॉट, है ना। तो उसके लिए हमें हटाने के लिए क्या करते थे, क्या यूज करते थे ऑनलाइन में भाई, क्या यूज करते थे हम, क्या यूज करते थे, एक गायब हो गया भाई। ऑनलाइन में मुझे नहीं लग रहा कि कोई ढंग से मुझे फीडबैक दे रहा है, आई गेस पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे, आई गेस मुझे नहीं पता, ऑनलाइन में मुझे फीडबैक कोई नहीं दे रहा भाई। परफेक्ट, यूज करेंगे हम सुपर को, मुझे कोई आर्ग्यूमेंट ट्रांसफर नहीं करना, चाइल्ड टू पेरेंट्स ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है भाई। अब आपका यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा परफेक्ट, जो एरर आ रहा था वो एरर बॉन्ड, ठीक है। तो जब कभी भी क्लास कंपोनेंट में आप कंस्ट्रक्टर यूज करना चाहते हो तो टॉप में आपको सुपर देना ही देना पड़ेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये क्या करता है, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को रन करता है, इसका मेन मकसद ये होता है, ठीक है। चलो जी, अब मैं इसको यहां पे क्लास नेम दे देता हूं, ऐप। अब मुझे यहां पे क्या यूज करना है, स्टेट यूज करना है। तो अगर आपको यहाँ पे स्टेट यूज करना है तो तरीका क्या है, कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहले सुपर लिखें, उसके बाद लिखें दिस डॉट स्टेट, ठीक है, और इसके अंदर पास करें एक ऑब्जेक्ट, जो आपको मैं फंक्शनैलिटी बता रहा हूं उसको याद रखें, और उसके बाद यहां पे लिखें आप, क्या लिखना है, स्टेट का नाम ऑब्जेक्ट में लिखोगे, ठीक है भाई, और यहां लिखे काउंटर और इनिशियल वैल्यू 0, ठीक है भाई, क्लियर है, यहां तक क्लियर, ऑनलाइन में यहां तक क्लियर है। अब तो पता है ना स्टेट के बारे में, काफी चीजें पता चल चुकी हैं, ऑनलाइन में क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर है भाई, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ओके। उसके बाद अब मुझे स्टेट को यूज करना है, तो क्या लिखूंगा, जैसे मैंने दिस डॉट प्रॉप्स लिखा था, तो पहले लिखूंगा दिस डॉट प्रॉप्स डॉट काउंटर, सॉरी दिस डॉट स्टेट, सॉरी स्टेट डॉट काउंटर, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेगा, तो मैं क्या लिखूंगा, दिस स्टेट और स्टेट के अंदर काउंटर, ठीक है। आप जो भी वैल्यू यहां पे दोगे वो वैल्यू सेट हो जाएगी, मैं यहां लिखता हूं 10, तो 10 सेट हो जाएगा, परफेक्ट, क्लियर। चलो जी, अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूं, मेथड जिसे बोलूंगा इसको, लिखा मैंने इंक्रीमेंट, मैं यहाँ पे फ्लैट एरो फंक्शन बना रहा हूं,
एडवांटेज आपको पता ही है ना। नॉर्मल बनाऊंगा तो क्या डिसएडवांटेज है। तो क्लास के अंदर हमेशा फ्लैट एरो फंक्शन बनाए, परफेक्ट रहेगा। उसके बाद यहां लिखें ऑन क्लिक, और यहां पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, दिस डॉट इंक्रीमेंट। ठीक है भाई, यहां पे मैं लॉक करके दिखाता हूं आपको पहले कि हाँ भाई ये चल रहा है नहीं चल रहा। चल रहा है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद अब यहां पे आपको दिस डॉट स्टेट है, स्टेट आर इम्यूटेबल, हम चेंज तो कर सकते हैं लेकिन वो वहीं तक सीमित रहेगा, वो री रेंडर सपोर्ट नहीं करेगा। तो फायदा क्या है, जैसे आपके पास जब मैंने यूज स्टेट यूज किया था, रिटर्न क्या कर रहा था, एरे। एरे के अंदर जीरो इंडेक्स में क्या दे रहा था, वैल्यू, और फर्स्ट इंडेक्स में क्या दे रहा था, मेथड, फंक्शन बेसिकली, जिसके थ्रू चेंजेस करेंगे। तो यहां पर भी आपको दो तरीके मिलेंगे स्टेट को चेंज कर, स्टेट को मेंटेन करने के लिए। पहला आपका है स्टेट को क्रिएट करने के लिए, और स्टेट में अगर कोई भी वैल्यू चेंज करनी है तो आप यहां पे यूज करोगे दिस डॉट सेट स्टेट। ये मेथड अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद आप इसके अंदर पास करोगे एक ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। इस ऑब्जेक्ट में जिस भी स्टेट को चेंज करना है उसकी की और उसके साथ वैल्यू, तो वैल्यू में लिखूंगा दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर +1। ठीक है भाई, अब आप इसको देखो, चेंज हो रहा है, क्लियर भाई। अब यहां पे पहला तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीके में प्लस प्लस करके देखें, ये वर्क ही नहीं करता है। ठीक है, तीसरा प्लस प्लस था स्टार्टिंग में, ये वर्क करता है, ठीक है, क्योंकि वो टाइम लेता है और टाइम कितना भी ले सकता है, क्लियर। उसके बाद लास्ट आपके पास क्या था, कॉल बैक, है ना। अगर आपको कॉल बैक को यूज करना है तो यहां पे पता है इस तरीके से मत यूज कीजिएगा, इसे कमेंट कर दीजिएगा, लिखेगा दिस डॉट सेट स्टेट और यहां पे लिखेगा प्रिव स्टेट्स। ठीक है भाई, और लॉक कीजिए यहां पे प्रिव स्टेट को। आई गेस यहां एरर ना है, बस क्या आ रहा है, काउंटर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको इस तरीके से लिखना है, ऐसे लिखिएगा। और यहां पे सबसे पहले, अभी तो मेरे पे यहाँ पे एक ही स्टेट है ना, तो मैं डायरेक्टली काउंटर लिखता तो मेरा काम बन जाता। बट आप सबसे पहले, इसमें मल्टीपल स्टेट हो सकते हैं, तो पहले उन सब स्टेट को कॉपी कीजिए, ठीक है। उसके बाद जिसमें चेंज करना है उसकी वैल्यू को चेंज कर दीजिए। तो मैं यहां पे लिखता हूं प्रिव स्टेट काउंटर +1। ठीक है भाई, क्लियर है। ये क्या है, स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है भाई, क्लियर। इसलिए मैंने बोला था आपको जेएस की अच्छी खासी नॉलेज होनी ही चाहिए, अदरवाइज ये वर्क नहीं करता। ठीक है भाई, क्लियर। कोई डाउट, इसमें वही चीज ले लें, लास्ट क्या था आपका, एक बार मल्टीपल ले लेते हैं। तो कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, इसकी वैल्यू मैंने 1, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 3, इसको दे दिया लेट्स से 4। दो, एक, तीन, तीन 6, 4 10, ये सबको कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है भाई, क्लियर, जितनी भी वैल्यूज है सबको कैलकुलेट कर लेता है, क्लियर। बट अगर मैं यहां पे लिखूं दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। कौन सा वर्क कर रहा है,
लास्ट वाला, मतलब फंक्शन भी फ्लिप स्टेट क्लास में होते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये मैनेज कर ले रहा था ना, अपडेट तो हो जा रहा था, पहला वाला चलेगा फिर दूसरा वाला ओवरराइट करेगा, है ना भाई। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो प्रीव स्टेट में जाओगे तो इससे ये चेंजेस हो चुका होंगे, ठीक है। पहले में जैसे मान लो ये वाला स्टेट था प्रीव स्टेट से, तो इसने क्या करा, ये चला, तो काउंटर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 11, फिर वो इसी को प्रीवियस स्टेट की वैल्यू निकाल रहा था, तो कितना हो गया होगा 13, 2 प्लस होगा यहाँ पे 3 प्लस तो 16 हो गया होगा। इसको हटाओगे तो कोई अभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास एक ही तो है यहाँ पे, बट मल्टीपल कल को यूज करोगे तो उस केस में आपको पहले स्टेट को कॉपी करना पड़ेगा, तभी यूज करना, अदरवाइज दिक्कतें आपको आएंगी, ठीक है। क्लियर, तो लिख लीजिएगा इसको, इस पूरे को लिखिएगा, अभी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि अभी आपका एक ही है। लेकिन कल को अगर मैंने यहाँ पे एक और बना दिया जैसे टेस्टिंग नाम से, और अगर मैं इसको नहीं लिखूंगा, इसको अगर नहीं लिखूंगा तो टेस्टिंग गायब हो जाएगा। वो कैलकुलेट किया वो किस वजह से हुआ? प्रीवियस स्टेट की मदद से, इसकी मदद से नहीं, ठीक है। क्लियर, चलो जी। इसको आप फंक्शनल कॉम्पोनेंट में ट्राई करना, क्या पता वहां पर ही वर्क कर जाए, ठीक है। ऑनलाइन में क्लियर भाई सबको? मतलब वो इस वाले में आप क्या काम कर रहे हैं? वो जितने भी स्टेट्स हैं उनको पहले कॉपी कर रहा है। हाँ, एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, ये एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, तो पहले क्या कर रहा है, जितने भी स्टेट उसको कॉपी कर ले रहा है, और बाद में आपने जिसको स्टेट की वैल्यू को चेंज करना उसको लिख दो। तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जो लास्ट में होता है उसकी वैल्यू पहले वाली को ओवरराइट कर देगा ना। स्टेट बनाए वो एक एक स्टेट हो उनमें सबकी यानी 4 स्टेट है कितनी, स्टेट तो एक ही तो स्टेट है, नीचे जब कर दिया था वो उसमें चार, उसमें एक ही चार ओवरराइड हो रही थी वैल्यू। समान ही है हाँ, वो ओवरराइड हो रहा था पहले से दूसरा, दूसरा तीसरा। किसी कोई डाउट है? ऑल क्लियर?